हेलो, नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आप लोगों से बात करी थी, टीबी की जो सीरीज़ हमने शुरू करी है कि टीबी कैसे होती है, कैसे फैलती है, क्या हम इसमें परहेज़ कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं और क्या क्या हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर सकते हैं इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए हम अब स्पेसिफिक अलग अलग अंगों की टीबी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फेफड़े की टीबी के बारे में। फेफड़े की टीबी सबसे महत्वपूर्ण टीबी है। 100 में से बात करें तो 80% से ऊपर जो बीमारियां होती हैं वो फेफड़े की टीबी के बारे से ही होती हैं। सबसे खतरनाक है और सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी भी है, फेफड़े की टीबी है। इसके अलावा और जो अंगों की बीमारियां होती हैं उसमें लिम्फ नोड टीबी बोलते हैं। अक्सर गले में बच्चों को देखा होगा, बड़ों को भी देखा होगा कि गले में यहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसे हम लोग गिल्टियाँ बोलते हैं आम भाषा में। यहाँ गले में तो सूजन आ जाती है, भांति अलग अलग गिल्टी बन जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड की टीबी या लसिका ग्रंथियों की टीबी। यह भी काफ़ी कॉमनली, काफ़ी सामान्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा जो फेफड़े के अलावा और जो टीबी सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करती है वो है दिमाग की टीबी। दिमाग में दो तरह से ये प्रेजेंट करता है। एक तो अक्सर दिमाग की जो झिल्लियों में सूजन हो जाती है, इसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तेज़ बुखार आता है, झटके आते हैं। इसके साथ साथ ये तो बहुत एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, बहुत जल्दी बुखार आना, झटके आना और सीरियस हो जाता है मामला। लेकिन इसके साथ एक टीबी दिमाग की और होती है जिसमें अंदर एक छोटा सा टीबी की गांठ बन जाती है दिमाग के अंदर। वो बहुत ही धीमे धीमे प्रेजेंट करता है, जल्दी हम लोग उसकी डायग्नोसिस नहीं बना पाते हैं जब तक कि उसमें लक्षण आने शुरू नहीं होते हैं। दिमाग की टीबी हो गई, गांठों की टीबी हो गई। इसके अलावा और जो खास टीबी होती हैं उसमें होती है हमारी पेट की टीबी या आंतों की टीबी, जिसको हम बोलते हैं कॉक्स एब्डोमेन। आंतों की टीबी में आदमी वही सब समझ, देखिए वो सब समस्याएं सब में एक जैसी होती हैं। बुखार आना, वजन कम होना, भूख न लगना, रात को पसीना आना, ये समस्याएं सारी किस्म की टीबियों में आपको मिलेगी। लेकिन अब अंगों के हिसाब से लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि दिमाग की टीबी अगर है तो उसमें झटके आ सकते हैं, मिर्गी जैसे झटके आ सकते हैं, तेज बुखार आ सकता है। आपके अगर लसिका ग्रंथियों की टीबी है, लिम्फ नोड की टीबी है, तो इसमें आपको यहाँ सूजन हो सकती है, यहाँ घाव बन सकता है, इसमें से पस निकल सकता है। पेट की टीबी हो गई तो इसमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये बार बार दस्त आ जाना, ये समस्याएं हो सकती हैं, भूख ना लगना होना। इसके अलावा हड्डी की टीबी हो सकती है। हड्डी की टीबी में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है, आपके कूल्हे की हड्डी टीबी होती है, घुटने की टीबी होती है। तो अब हड्डी की टीबी हो गई तो सीधी सी बात है, सबसे जो मुख्य लक्षण होगा वो जहाँ टीबी है वहाँ दर्द होगा। दर्द के साथ साथ वही सब टीबी के सामान्य लक्षण, भूख न लगना, बुखार आना, वजन कम होना आदि आदि। तो इसी सिलसिले में अब मैं स्पेसिफिकली अब फेफड़े की टीबी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और धीमे धीमे हर टीबी के बारे में आपको विस्तार से बताता रहूँगा। तो फेफड़े की टीबी, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, आमतौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लिखते हैं या कॉक्स लंग लिखते हैं। क्या होता है कि टीबी का जो बेसिलाई था, वो सबसे पहले जो कीड़ा था वो बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं रॉबर्ट कॉक, उन्होंने इसको खोजा था। उन्हीं के नाम पे इसको हम कॉक्स बेसिलाई भी बोलते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ छड़ के जैसे होते हैं, तो उनकी शेप के आधार पर उनका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो टीबी का बैक्टीरिया जो होता है वो छड़ जैसा होता है, रॉड जैसा होता है, इसलिए इसको हम बेसिलाई बोलते हैं। और चूँकि कॉक्स साहब ने इसको खोजा था, डॉक्टर मिस्टर रॉबर्ट कॉक ने, तो उसके हम कॉक्स बेसिलाई इसको बोलते हैं। और टीबी की बीमारी को बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स होते हैं, जो बेसिकली जैसे मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो इनको हम कॉक्स लंग बोलते हैं। कॉक्स जो भी बीमारी कॉक्स से आपकी एब्डोमिन है या कॉक्स बोन है, कॉक्स करके उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो फेफड़े की टीबी जो बैक्टीरिया था, रॉबर्ट कॉक्स साहब ने खोजा था, आई थिंक 1665 में खोजा था, उसी के नाम पे कॉक्स बेसिलाई इसको बोला गया है। और इसीलिए उस पर्टिकुलर दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं, जिस दिन ये खोजा गया था। अब फेफड़े की टीबी होती कैसे है? कोविड जैसे होता है भाई, सांस के द्वारा बैक्टीरिया अंदर गया, फेफड़े तक पहुंचा, फेफड़े में जैसे ही पहुंचा तो हमारा जो बॉडी का सुरक्षा तंत्र था वो एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। उसने उसको जहाँ था वहीं रोकने की कोशिश करी और उसको एक तरीके से कब्जे में लेकर के काल कोठरी बंद करके उसको हथकड़ी वथकड़ी लगा करके बंद कर दिया। सीधी भाषा में बताएं तो इसे हम लोग कहते हैं कि एक तरीके से एक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बन गया और वो वहीं रुक गया। अब बहुतायत लोगों में तो ऐसे ही होता है। इस देश में करीबन 40% लोगों के शरीर में टीबी का कीड़ा ऐसे ही अंदर गया और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो अंदर
रहता रहा। अब ऐसे में अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम पता कर सकें अंदर टीबी का कीड़ा है, तो 40% लोगों के शरीर में टीबी का कीड़ा पाया जाता है। लेकिन डरिए नहीं, ये 40% लोगों को टीबी नहीं होती है। टीबी उसी को होती है जिसके शरीर में सुरक्षा तंत्र या कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारी वजहों से कमज़ोर हो जाता है। किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी को कैंसर हो गया, या किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई ऐसी दवाइयाँ बंदा खा रहा है जिससे कि शरीर का सुरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स अगर आदमी अपने आप से खा रहा है तो सुरक्षा तंत्र शरीर का कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी कोविड में म्यूकरमाइकोसिस का आपने बहुत जिक्र सुना। म्यूकरमाइकोसिस क्या है? म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी सही हो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कोविड के समय में कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो ज़रूरी हैं चलनी, वो नहीं चलेंगी तो कोविड से आदमी मर जाएगा। तो वो उन्हें बोलते हैं स्टेरॉइड्स। जैसे वो जैसे मेड्रॉल सुना होगा आपने। तो ये दवाइयाँ शरीर की सुरक्षा तंत्र को हल्का सा कमज़ोर करती हैं, और अगर लंबे समय चल रही हैं और डॉक्टर की निगरानी के बगैर चल रही हैं तो फिर ये म्यूकरमाइकोसिस हो चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, ये सबको फ्लेयर अप कर देगा, सबको अंदर फलने फूलने का मौका दे देगा, और आदमी टीबी से या म्यूकरमाइकोसिस से या जो भी औषधि की बीमारियां हैं एस्परजिलोसिस से ग्रसित हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ? फेफड़े में अंदर पहुंचा और टीबी का बैक्टीरिया अंदर पहुंचा, हमारे सुरक्षा तंत्र ने उसको वहीं रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब पहुंच तो गया, लेकिन इस पहुंचने से भले ही उसको रोक दिया हमने, लेकिन रोकने के बावजूद उसके बॉडी में उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी तो बने, सुरक्षा तंत्र तो बना। अब क्या होता है, कुछ जांचें ऐसी होती हैं, मैं इसलिए अब इस पर स्पेसिफिकली इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान, जो नया समय पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, नई चीज़ जानना नहीं चाह रहे हैं। एक जांच होती है, उसे बोलते हैं मॉन्टूक्स। बहुत से लोगों ने सुनी होगी, मेरे बहुत सारे जो दर्शक देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं कि मॉन्टूक्स हाथ में छोटा टीका लगाया जाता है और उसमें 3 दिन बाद उसको पढ़ा जाता है, और अगर वो पॉजिटिव आ गया तो डॉक्टर कहता है आपको तो टीबी हो गई। तो भाई ये टीबी नहीं है, ये टेस्ट ये बताता है कि आपके शरीर में टीबी का कीड़ा है और उसके खिलाफ बॉडी में सुरक्षा तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। ये टीबी नहीं है, ये एक तरीके के ये बता रहा है कि आपके शरीर में उसके खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन ये टीबी नहीं है। ये टीबी तभी हम मानेंगे इसको जब उस बॉडी में टीबी के लक्षण आ रहे होंगे। ठीक, ये बॉडी की इम्यूनिटी को, बॉडी की टीबी के प्रति सुरक्षा तंत्र को बताता है, जो हाथ में एक मॉन्टूक्स नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। मेरे कई मरीज आते हैं, रिपोर्ट सामने रख देते हैं कि साहब देखिए मुझे टीबी है, ये देखिए मैंने यहाँ यहाँ लगाते हैं, एक्चुअली इस जगह यहाँ लगाया था और देखिए ये सूज गया है तो मुझे टीबी है। तो भाई मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर मैं अपने लगा लूँगा तो मेरा तो तुमसे 3 गुना सूज जाएगा, क्योंकि मैं तो पिछले 2003 से मैं टीबी में ही काम कर रहा हूँ, और लगातार टीबी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, और मेरे को 18 साल टीबी में काम करते करते हो गए हैं। तो मेरे तो टीबी बैक्टीरिया अंदर है ही। अब बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत है तो मेरा काम चल रहा है, तो मैं कर लूँगा, मेरे और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो ये मॉन्टूक्स नाम का टेस्ट जो है, इससे आप लोग भ्रमित ना हुआ करें। ये मॉन्टूक्स का टेस्ट केवल ये बताता है कि शरीर में टीबी कीड़ा है, ये बीमारी को किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से इंगित नहीं करता है। पहली चीज़। अब क्या हुआ कि लेकिन अब बॉडी में ये आ गया, मॉन्टूक्स ही पॉजिटिव हो गया, टीबी अभी तक टीबी नहीं है। अब क्या हुआ, किसी वजह से, अब वजह बहुत सारी हैं, शरीर का सुरक्षा तंत्र कमज़ोर हो रहा है, या शरीर का सुरक्षा तंत्र शुरू से इस अवस्था में नहीं था कि उसको रोक सके, तो टीबी कीड़ा यहाँ फ्लेयर अप करेगा, आपके फेफड़े में बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा, द्विगुणित होगा, आगे और बढ़ेगा और मल्टीप्लाई होगा और बढ़ेगा, बढ़ते 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 फेफड़े का काफ़ी हिस्सा इन्वॉल्व करेगा और फेफड़े में उस पर्टिकुलर जगह पस पड़ जाएगा। जब पस पड़ जाएगा तो पस पड़ेगा तो हमें खांसी आएगी। तो खांसी क्या है? खांसी बीमारी नहीं है, खांसी एक तरीके का रोग का लक्षण है। हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म्स है बॉडी के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने की। तो जब फेफड़े में वो आपका जो पस बन रहा है, जो बैक्टीरिया ने डिस्ट्रक्शन किया है, जो नाश किया है अंदर, वो अंदर पस बना हुआ है, उसको निकालने के लिए खांसी करेंगे। खांसी में उसी को हम बलगम बोलेंगे। अब जब बलगम बाहर निकलेगा तो बलगम में टीबी के बैसिलाई भी होंगे, टीबी की बैक्टीरिया भी होंगी, जिसकी हम जांच कराएंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा किसको टीबी है। तो अब क्या हुआ कि बंदे की सुरक्षा तंत्र कमज़ोर थी और टीबी अंदर फलने फूलने लगा। अब फलने फूलने लगा, धीमे धीमे फेफड़ा कमज़ोर हुआ। फेफड़ा कमज़ोर हुआ, शरीर का सुरक्षा तंत्र और कमज़ोर हुआ। क्यों? तो फेफड़ा कमज़ोर होगा तो सीधी सी बात है भाई, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। भाई ऑक्सीजन प्राणवायु है,
तो और फेफड़ा कमज़ोर होगा। धीमे धीमे क्या होगा कि शरीर में चूँकि ऑक्सीजन प्राणवायु है वो काम नहीं कर रही है, फेफड़ा पूरे शरीर की ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, पूरे शरीर की ब्लड जो हार्ट से लेके फेफड़े में आता है, यहाँ से ऑक्सीजन फेफड़े से ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब फेफड़ा ही प्रभावित हो गया तो ऑक्सीजन पूरी तरीके से बॉडी पहुँच नहीं पाएगी, धीमे धीमे शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा और बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, बुखार भी आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, सारे इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। ये 4 सिम्टम्स, बुखार आना, भूख न लगना, वजन कम होना और रात को सोते समय पसीना आना, ये 4-5 लक्षण जो हैं, ये अगर हैं और आपको खांसी में बलगम आ रहा है और खांसी परेशान कर रही है, बलगम बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये टीबी का लक्षण हो सकता है। अब आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, आपकी बलगम की जांच कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं बता दूँ, बहुत सारे एक टेस्ट डॉक्टर लोग कराते हैं, आप लोगों से कभी ना कभी आप लोग का सामना हुआ होगा, टीबी गोल्ड टेस्ट। ये टीबी गोल्ड टेस्ट भारत सरकार बहुत साल पहले अमान्य घोषित कर चुकी है। यह टीबी गोल्ड टेस्ट की जो सार्थकता है या वैल्यू है, उस मॉन्टुक्स के बराबर है जो हाथ में वो टीका लगाते हैं, आपके हाथ में टीका लगाते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। 1000, 1200, 1500 का टेस्ट होता है, बिना मतलब पैसा खर्च ना करें। जो भी आपको टेस्ट कराए, पहले आप जाकर के किसी सरकारी अस्पताल में, किसी या सरकारी में ना भी जाना चाहें, किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से जाकर के परामर्श लें जो आपको सही सलाह दे। टीबी की सबसे एक ही जांच है, बलगम की जांच। बलगम की जांच, बलगम अगर आ रहा है तो बलगम की बहुत सारी जांचें होती हैं, एक सामान्य जांच होती है, एक बड़ी जांचें होती हैं, सीबी नेट बोलते हैं, बहुत जांचें होती हैं। तो बलगम की जांच सबसे बड़ी जांच है, या एक्सरे, सीने का एक्सरे, वो जांच है। 2 जांचें सबसे प्रमुख हैं। टीबी गोल्ड जांच बिल्कुल भी मान्यता नहीं है, ये ना कराएं। अगर डॉक्टर कहें तो, ऐसे डॉक्टर से कहें तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी और डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें एक बार इस बारे में। अब बलगम की जांच अगर होती है, बलगम की जांच हुई, बलगम में जहाँ आपको टीबी का बैक्टीरिया निकल आया, बलगम की जांच सारे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती है। भारत सरकार एक डॉट्स नाम की स्कीम चलाती है, एक नेशनल प्रोग्राम चलता है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलता है, NTEP चलता है। हर अस्पताल में हर कुछ दूरी पे, हर कुछ किलोमीटर, हर कुछ जनसंख्या पे भारत सरकार ने लैब्स बना रखी हैं अस्पतालों में, जिसे हम लोग DMC बोलते हैं, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर बोलते हैं, वो बना रखी हैं। वहाँ जाके निःशुल्क जांच करा सकते हैं बलगम की आप। हर अस्पताल में हर कुछ जनसंख्या के ऊपर डॉट्स केंद्र बने हुए हैं, जब मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं आपको, डॉक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, हर छोटी हर टीबी यूनिट बना रखी है, हर कुछ आबादी के ऊपर वहाँ एक डॉक्टर होता है, जैसे मेडिकल ऑफिसर टीबी कंट्रोल बोलते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो बलगम की जांच कराइए, आपको सरकारी दवाइयाँ सारी फ्री मिलती हैं टीबी की। अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं भारत सरकार उपलब्ध कराती है, ये भी नहीं कि भाई सरकारी दवाएं तुम खाएंगे नहीं, ब्रांडेड कंपनी की दवाइयाँ हैं वो आप खा सकते हैं, निसंकोच खा सकते हैं। मेरे अपने किसी को खिलाना होगा मैं भी उसको वही खिलाऊँगा, मैं खुद सरकारी डॉक्टर हूँ। तो अब दवाई खानी अपनी शुरू करी। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी दवाई खाते ही, कभी कभी कि हमेशा दवाई खाते ही अगर दवाई आपके शरीर में दवाई गई और 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बीच में आपको कहते हैं ना एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट मिलता है, एक बहुत ही बढ़िया सुधार मिलता है। अब यहीं पे गलती होती है, मरीज़ सोचता है कि भाई मैं तो सुधर गया हूँ, मैं तो ठीक हो गया हूँ, मैं दवाई क्यों खा रहा हूँ, और वो दवाई खानी बंद कर देता है। तो यहाँ ये बतानी बहुत ज़रूरी है कि भाई इसका इलाज 6 महीने कम से कम चलता है सरकारी डॉट्स की स्कीम में, सरकारी टीबी प्रोग्राम में। तो 6 महीने से पहले तो आपको दवा बंद ही नहीं करनी है। आप ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी वेल एंड गुड, भैया आपको आराम मिल रहा है, इससे तो खुशखबरी है, लेकिन आप दवाई बंद ना करें। अगर ऐसा कोई आपका साथी है, कोई आपका घर में है, तो आप उसको यही समझाएं कि दवाई ना बंद करो भाई, 6 महीने के बाद ही दवाई बंद करनी है। जब जब बलगम की जांच डॉक्टर साहब करवाएं तब तब करवाइए, जब जब आपका लैब टेक्नीशियन के बलगम जांच करवानी है आप करवाइए, जो आपको सलाह दे आप उसको मानिए। अब तो भारत सरकार पिछले कुछ समय से, काफ़ी सालों से स्कीम चला रही है कि सरकारी प्रोग्राम में जो मरीज का इलाज शुरू होता है उसको हर महीने 500 रुपये सरकार देती है, उसके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है 500 रुपये हर महीने, जिसकी भी टीबी की दवा चल रही होती है। तो इसका फ़ायदा उठाइए आप लोगों को बताइए इस बारे में।
एक और चीज़ है, जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं बहुत सारे। भाई गर्म दवाइयाँ होती हैं, जैसे आम भाषा में कहते हैं गर्म दवाइयाँ होती हैं, पब्लिक कहती है साहब गर्म दवाई तो नहीं है, तो गर्म दवाइयाँ होती हैं। पेट में जलन हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, झटके भी आ सकते हैं किसी किसी में भी। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप दवाई खाना बंद ना करें, यार सरकारी दवाई खा रहा था ये हो गया, बंद कराओ। जो शहर का सबसे बड़ा जो बढ़िया जिसके 100-150 की भीड़ लगी थी डॉक्टर के यहाँ, उसके यहाँ पहुँच गए, डॉक्टर साहब ये बढ़िया डॉक्टर है, 100-150 में इसके रोज दिखा रहे हैं, इसके यहाँ पहुँच गए, उसने बंद करा कर काम खत्म हो गया आपका। ये नहीं करना है। सरकार NTEP नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चला रही है, बहुत सालों से चला रही है। अलग अलग नाम थे, पहले कुछ नाम था, फिर कुछ नाम था, अंततः RNTCP था, वो NTEP में कन्वर्ट हुआ अभी सालों पहले। तो उसका फ़ायदा उठाइए। दवाई बंद नहीं करनी है, भले फ़ायदा हो रहा तब भी नहीं करनी है, और अगर नुकसान हो रहा तब भी नहीं करनी है। तो आपके डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर आपको पूरा सहयोग करेंगे। मैं तो अपना व्यक्तिगत नंबर अपने शहर में हर मरीज़ को दे देता हूँ कि भाई कोई दिक्कत हो सीधे हमसे बात कर लो। लोग बात करते हैं, मुझे मिलाते हैं, मैं जवाब देता हूँ उनका। लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है। दूसरी बात, टीबी में क्या होता है कि आपका इलाज शुरू हुआ और बताने वाले बहुत लोग होते हैं, अरे दूध ना पीना, दूध से खांसी आती है, चावल ना खाना खांसी आती है। भैया ये कुछ नहीं करना, दूध खूब पियो, चावल खाओ, जो खाना है खाओ। क्या नहीं खाना है? ऑयली खाना बहुत ज़्यादा, स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, प्रोटीन खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी सब खाइए, फल खाइए, दूध पीजिए, सब कुछ खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, खाने पे जोर दीजिए, खूब खाइए। नहीं खाना है वो जो फास्ट फूड है। फास्ट फूड दुश्मन है आपकी सेहत का, वो ना खाएं, कोई भी ना खाए। मैं केवल टीबी की वजह नहीं कर रहा, सब कोई भी वो की जहर है। कोल्ड ड्रिंक ना पिए, शराब गुटखा तंबाकू सिगरेट तो वैसे ही मना होती है, तो अच्छा खाएं। और कुछ भी चीज़ों, भाई हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, अपने घर के या दादी ने कह दिया, बुआ ने कह दिया, फूफा ने कह दिया तो मान लिया, अरे भैया डॉक्टर की बात मानिए। 14-15 साल पढ़ के हम लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। हमारी बात सुनिए आप लोग। कभी कभी क्या होता है, फेफड़े की टीबी में एक लक्षण होता है, बड़े कम मुश्किल क्षण होते हैं जब किसी खून आ जाता है। हम लोग हीमोप्टिसिस बोलते हैं इसको। क्या होता है, जिस जगह अंदर टीबी का इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, वहाँ जो खून की नलियाँ हैं, वो भाई नलियाँ तो पूरे शरीर में होती हैं, हर जगह होती हैं, वहाँ भी खून की नलियाँ हैं। खांसी आई, कोई नली डैमेज हो गई तो बलगम के साथ खून भी आने लग गया खांसी में। घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल, जब भी खून आया आप उठ के बैठ जाइए, लेटे मत रहिए। लेटेंगे तो खून आपको उल्टा पलट के आपके सांस लेने चला जाएगा, चोक कर देगा, आपको तुरंत मौत हो जाएगी। तो उठ के बैठ जाइए, घबराइए नहीं। घबराना सबसे बड़ी समस्या होती है, घबराइए नहीं, उठ के बैठ जाइए। कोशिश करिए जो आए आराम से, जिस भी अब डॉक्टर बताएगा आपको फेफड़े किस हिस्से में आपको टीबी है। मान लो दाईं तरफ टीबी है तो दाईं करवट लेटिए, बाईं तरफ टीबी है तो बाईं करवट लेटिए, क्योंकि जो नॉर्मल फेफड़ा है उसको ऊपर रखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर के पास जाइए, दवाई कराइए। एक चीज़ और है, फेफड़े की टीबी में कभी कभी क्या होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, 6 महीने दवाई खा ली, आप ठीक हो गए, बिल्कुल बढ़िया हो गए, ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन ढर्रे पर आ गई। लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, या 6 महीने बाद, या 2 दिन बाद खांसी आई, खून आ गया। अब बड़ा परेशान हुआ आदमी, भैया फिर डॉक्टर के पास पहुंचा, उसने एक्सरे कराया, बलगम जांच कराई, कहीं कुछ नहीं। तो भाई कभी कभी क्या होता है कि टीबी ठीक होने के बाद भी जो टीबी के निशान बॉडी में होते हैं, अंदर फेफड़े में होते हैं, वो निशान के ऊपर, जैसे हमें पैर में कोई फुंसी होती है, निशान नहीं आता है फुंसी, ऐसे अंदर फेफड़े में निशान आ जाते हैं, उन पर कैल्शियम जम जाता है। तो कभी खांसी आने पर वहाँ से कभी कभार थोड़ा बहुत खून आ सकता है, डरने वाली बात नहीं। खून आने का मतलब ये नहीं कि आपको टीबी हो गई है फिर से। तो अगर बार बार खून आ रहा है तो इसमें हमेशा मत घबराइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर कहता है टीबी नहीं है तो उसकी बात मान लीजिए। ये नहीं कि बुआ ने कह दिया और दादा ने कह दिया या मौसी ने कह दिया भैया वो टीबी, बल खून आ रहा है फिर टीबी, तुम फिर दवा खाओ जाके। हम मना कर देते हैं, भाई आप प्राइवेट में जाके 2 बार 3 बार खुराक खाते जा रहे हैं टीबी की। तो ये नहीं करना है। तो छोटी छोटी बातें हैं। फेफड़े की टीबी के बारे में मैंने बताया आपको कि बलगम आता है, खून आ सकता है, बुखार आता है, सारी बातें, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज़ और भाई बता रहा हूँ, जो मैंने कहा कि दवा छोड़िए नहीं आप। एक बीमारी जो पिछले 1 दशक से बहुत तेज़ी से सिर उठा चुकी है, उसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। जीवाणु जो होता है वो दवाइयों के प्रति ताकत पैदा कर रहा है।
सामान्य दवाइयाँ टीबी की उस पर बेअसर हो रही हैं। जनरली हम दवाइयाँ जो देते हैं 3-4 दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों में ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि आप आम आदमी हैं, डॉक्टर नहीं हैं आप लोग, दवाइयों के नाम में ना जाएँ आप। मैं ये लेक्चर डॉक्टरों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना अपने मेडिकल स्टाफ के लिए कर रहा हूँ, मैं आम आदमी के लिए कर रहा हूँ। तो सामान्य दवाइयाँ जो है हम प्रथम श्रेणी की दवाइयाँ बोलते हैं, प्रथम लाइन की दवाइयाँ बोलते हैं, वो उस पर बेअसर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि या तो हम झोला छापूस दवाइयाँ ले रहे हैं, या इधर उधर कभी किसी के पास चले, कभी किसी के पास चलेगा, किसी ने कोई दवा के बाद ट्रीटमेंट रिजीम बना दिया, अभी किसी ने कोई दवा की सिस्टम बना दिया, तो आपकी दवाएँ बैक्टीरिया पर, जीवाणु पर बेअसर हो रही हैं, जिससे प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है उसमें, और कीड़ा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग आम भाषा में MDR TB बोलते हैं बहुत से लोग, और ये बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। तो कृपया करके टीबी की दवाएं नियम से खाएं, उसे डॉक्टर जो कहे वो माने, कोई दिक्कत दवाई खाने में हो तो डॉक्टर को बताएं, और सरकारी सिस्टम में टीबी का बेहतरीन इलाज मौजूद है, उसका फ़ायदा उठाएं। अगली बार जब मिलेंगे आपसे तब हम गले की ग्रंथियों की टीबी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।